सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिलीजिंग सप्रेस्ड इमोशंस। इसमें हम देखेंगे कि आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं जैसे स्ट्रेस और फियर कितना हेल्थ को ख़राब करते हैं। अब राइटर एक ऑब्जर्वेशन दे रही हैं कि जब उन्होंने ये बुक लिखनी शुरू की थी तो उन्हें लगा था कि जो भी फैक्टर्स होंगे रेमिशन के वो ज़्यादातर होंगे फिज़िकल, मतलब डाइट होगा, हर्ब्स या कॉफ़ी एनिमल लेना, एक्सरसाइज करना। पर जैसे जैसे वो ये सारे फैक्टर्स को डिस्कवर करती गई उन्हें लगा कि ज़्यादातर फैक्टर्स जो हैं वो इमोशनल और स्पिरिचुअल मेंटल हीलिंग से रिलेटेड हैं। तो इस बुक में हम देखेंगे कि जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो हमारी हेल्थ पे कैसे असर करते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस और प्रोसेस कर सकते हैं ताकि वो आपके अंदर ही ना रह जाएं और उनको अच्छे से प्रोसेस कर सकें आप। और उसके बाद हम एक हीलिंग स्टोरी देखेंगे रेमिशन सर्वाइवर का, जिन्होंने अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ किया और उससे उनका लंग कैंसर ठीक हो गया। और फाइनली चैप्टर के एंड में कुछ एक्शन स्टेप्स होंगे जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोसेस इमोशनल अनलोडिंग का। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब राइटर बोल रही हैं कि जो भी इलनेस होती है हमारे बॉडी में वो तीन लेवल्स पे होती है, एक फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो जो भी कैंसर हीलर्स होते हैं, अल्टरनेटिव कैंसर हीलर्स या सर्वाइवर्स, उनका जनरली ये बिलीव होता है कि अगर आपका जो बॉडी का स्टेट है ये तीनों लेवल्स पे एकदम सही चल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे बॉडी को समझ लीजिए कि कोई एक वेल फंक्शनिंग सिटी हो, और जो भी सिटी का गार्बेज कलेक्शन सिस्टम कैसा होता है कि आप हर घर एक कुछ फूड कचरा जनरेट करता है, एंड में गार्बेज ट्रक आता है, हर घर वो उसको ट्रैश को पिकअप करता है और उसको एक लोकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर पे चला जाता है वो सारा कचरा, जहाँ वो सॉर्ट आउट होता है, रिसाइकल होता है, और जो बचा कुचा रिसाइकल नहीं होगा उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सिमिलरली हमारा जो शरीर है उसमें भी ऐसे होता है, हर सेल अपना कुछ कुछ गार्बेज या वेस्ट निकालती है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको हर सेल से धीरे धीरे कलेक्ट करता है और एंड में वो सब कलेक्ट करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब यहीं पे अगर हमारा जो गार्बेज ट्रक है हमारी शरीर का, अगर वो 1 दिन 2 दिन या हफ्तों तक, महीनों तक अगर वो गार्बेज कलेक्ट ही ना कर पाए तो क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा जो वेस्ट है वो डिस्कार्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो कैंसर भी इसी तरह का है। या तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो हमारा गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम वो वीक हो गया तो वो वेस्ट ही कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। या फिर जो कैंसर सेल्स हैं वो इतनी स्मार्ट हो जाती हैं कि वो मास्क कर लेती हैं अपने आप को, ताकि इम्यून सिस्टम उनको समझ ही नहीं पाता कि ये तो वेस्ट है, इनको हमें हटाना है। और वो धीरे 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 गार्बेज जो है, वो जो कचरा जो है वो इकट्ठा होते जाता है आपके शरीर में, और वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है। तो अगर आपको पूरी तरह हील होना है, तो रूट कॉज से हील होना है, तो क्या करना होगा, सिर्फ कचरा नहीं हटाना है, पर कचरा क्यों जमा होना शुरू हुआ उस रीज़न को भी, उस रूट कॉज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। तो कोई भी एनर्जी जो आपकी स्टक है शरीर में, अब वो या तो फिजिकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो तीनों लेवल पे आपकी क्लीनिंग ज़रूरी है। तो पहले तो अभी क्लीनिंग करने के पहले ये तो देखना पड़ेगा कि ब्लॉकेज कहाँ है, कचरा कहाँ है, और वो कहाँ से आया और उसको कैसे रिलीज़ करना। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूरी है समझनी। तो ऐसे ही एक सर्वाइवर है एडम, जिन्हें लगता था कि जो उनका इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेज है वो उनके कैंसर का कॉज है। अब उन्हें कोई ग्रेड 3 कैंसर था, ओलिगोडेंड्रोग्लोमा करके, एक टाइप का ब्रेन कैंसर होता है, और उसका सर्वाइवल रेट जो है वो 3.5 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं है। अब उनकी 2 बहुत ही सिवियर सर्जरीज हुई, पर उसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेने से मना कर दिया। डॉक्टर्स ने एज यूजुअल उनको वार्न किया कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो कैंसर वापस आ जाएगा, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ और हीलिंग मेथड्स ट्राई करूँगा। तो अब एडम खुद बोलते हैं कि जो उन्होंने अपने माइंड पैटर्न पे फोकस करना शुरू किया, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना जो थॉट है या जो थॉट प्रोसेस है जिसके कारण ये डिज़ीज़ हो रहा है फिज़िकल लेवल पे, अगर मैं उसे एड्रेस कर सकूँ तो फिज़िकल एस्पेक्ट पर ऑफ डिज़ीज़ तो रहेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं वापस। तो वो कहते हैं कि जो कैंसर है वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग घृणा दिखाता है, जो आप बहुत सालों से, बहुत समय से आप अपने अंदर दबाए हुए हैं।
तो उन्होंने अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस सोचना शुरू किए और उनको प्रोसेस करना शुरू किया, उनको रिलीज़ करना शुरू किया। कोई एक एक्सपीरियंस लेते थे, उसका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते थे और उसको बोलते थे कि अब वो उसके बारे में मैंने सोच लिया, अब वो रिलीज़ हो गया, अब वो मेरे अंदर नहीं है। तो उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया, अपना रिलीज़ वर्क उसको वो कहते हैं वो किया, और अब 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका कैंसर रिकवर नहीं हुआ। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि सप्रेस्ड इमोशंस क्या है। तो कोई भी इमोशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस इमोशन जो हमारे अंदर दबे हुए हैं और हम उसे बहुत दिनों से पकड़े हुए हैं, हमारे अंदर हैं, वो होल्ड करे हुए हैं हम लोग, उनको सप्रेस्ड इमोशंस कहते हैं। अभी नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा, एंगर, गुस्सा, दुख, बहुत ज़्यादा दुख, ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं जैसे खुशी। तो लोग सोचते हैं कि हम पॉजिटिव इमोशंस को होल्ड करना तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं, अगर हम पास्ट के पॉजिटिव इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं तो वो नॉस्टैल्जिया का फॉर्म ले लेते हैं। मतलब हम पास्ट की खुशियों को सोच के, हाँ हमारा समय कितना अच्छा था, हमारा ये कितना अच्छा था, ये सोच के हम पास्ट में जीने लगते हैं और आगे की चीज़ों में, प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। अब अनकॉन्शियस और कॉन्शियस इमोशंस भी हो सकते हैं। तो कुछ जैसे कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरीज हुई, बहुत कोई आपके साथ बहुत ही सीवियर हादसा हुआ या आपके साथ किसी ने कोई बहुत बुरा व्यवहार किया, कोई बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, तो वो क्या होता है, हमारी ब्रेन जो है वो हमारे कॉन्शियस मेमोरी से तो हटा देता है, पर वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं दबी रहती है। तो इनको कैसे रिलीज़ करना है अनकॉन्शियस मेमोरीज को, यह एक्शन स्टेप्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी एक सर्वाइवर है, रेडिकल रिमिशन सर्वाइवर एमिली। उनको स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर हुआ। उन्होंने अपनी सर्जरी कराई, फिर डॉक्टर ने एज यूजुअल उन्हें कहा कि नहीं, अब आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन कराए, क्योंकि उनका स्टेज 4 था तो आगे कहीं और भी फैल चुका था कैंसर। पर उनके इंट्यूशन, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बॉडी ऑलरेडी वीक है, इतना सब कुछ ऑलरेडी झेल चुकी है, मैं एनर्जी मेडिसिन के थ्रू अपना हीलिंग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से 2 हफ्ते का टाइम लिया और उन्होंने क्योंकि उनको पता था कि उनके कहीं ना कहीं एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है। उनका रिसेंटली डिवोर्स हुआ था, काफ़ी ब्रूटल अनएक्सपेक्टेड सा उनका डिवोर्स था। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से 2 हफ्ते का टाइम लिया और उसमें उन्होंने रेकी, योग, हीलिंग, टच किया, बहुत सारे अपने जो इमोशंस हैं प्रेयर्स के थ्रू, हंस के, रो के, फॉरगिव करके, माफ़ करके, धीरे 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 उन्होंने अपनी 2 हफ्ते हीलिंग की। डॉक्टर ने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद आपको आना होगा, आप कैट स्कैन कराइएगा। तो जब गई 2 हफ्ते, तो डॉक्टर वो वेरी सरप्राइज, शॉक में आ गए कि उनका मेटास्टेसिस तो चला जा चुका है, उनका कोई भी शरीर में कैंसर नहीं है और एमिली जो है वो कहीं ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी है। तो स्ट्रेस, सडन स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो वो भी कई बार बहुत ज़्यादा डिजीज़ का कॉज होता है, कैंसर का कॉज होता है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेस और कैंसर का क्या रिलेशन है। तो एक स्टडी हुई थी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी, जिसमें 420 मेन एंड वुमेन, इनका सर्वे हुआ और बहुत सारे फैक्टर्स का, इन स्ट्रेस लेवल भी इसमें एक था। अब उन्हें स्टडी के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और एक ग्रुप को नेज़ल स्प्रे दिया जिसमें सिर्फ सलाइन था, कुछ भी नहीं था, और एक ग्रुप को नेज़ल स्प्रे के थ्रू छोटा सा कोल्ड वायरस दे दिया गया और उनको पहले से ये बताया गया था स्टडी में। तो अब स्टडी में ये मिला कि जो लोग स्ट्रेस्ड ज़्यादा थे, जिनका पहले से ही, स्टडी के पहले से ही कुछ ना कुछ लाइफ में के कारण बहुत स्ट्रेस में थे, वो उन्होंने कोल्ड जल्दी पकड़ लिया और जो उनका स्ट्रेस लेवल कम था उनको नहीं हुआ। सो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्ट्रेस है वो आपके इम्यूनिटी को लो करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। ऐसे कई स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें हमने ये देखा है कि स्ट्रेस के कारण हार्ट डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, इवन कैंसर, ये सब इसका स्ट्रेस से बहुत बड़ा रिलेशन है। तो जो स्ट्रेस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे चेंज करता है, वो जो हमारे सेल्स न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज़ करते हैं, और ये केमिकल्स होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स केमिकल्स होते हैं जो हर सेल अपना रिलीज़ करते हैं और वो किसी और सेल से अटैच होते हैं इफ़ेक्ट, कुछ और इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो अब न्यूरोपेप्टाइड्स जो हेल्दी इफ़ेक्ट देते हैं वो हैं सेरोटोनिन, डोपामीन, रिलैक्सिन, या इनको रिलैक्स्ड या हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। और कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं, जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, वो हैं कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन।
सोचिए कि जो स्ट्रेस है वो तो माइंड ने जनरेट किया, पर उसका असर आपकी बॉडी के एक एक सेल पे पड़ रहा है। जो सेल्स हार्मोन्स रिलीज़ कर सकते थे हैप्पी वाले, वो स्ट्रेस उनको इफ़ेक्ट कर देता है और वो उसकी बजाय स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करने लगते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ख़राब करने लग जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइंड और बॉडी अलग नहीं है, माइंड और बॉडी से एक ही है, माइंड बॉडी से लिंक्ड है। तो हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था कि जो हर सेल होती है हमारी बॉडी की, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस होता है हमारे सेल का। वो चार्ज होता है कि ऑक्सीजन को कन्वर्ट करे और उसे एनर्जी में एनर्जी बनाए उससे, ताकि हमारा बॉडी की जो भी एनर्जी नीड्स है वो मीट हो सके। हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनेओ कोबायाशी, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टोक्यो में रहते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि स्ट्रेस जो है वो भी ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। और हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, दैट इज़ द लीडिंग कॉज कि वो जो सेल है वो डैमेज हो जाए और वो कैंसर सेल की में कन्वर्ट हो जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये होता है कि वो तो एक पार्ट भी बना जनरेट करता है, दूसरा ये भी कि सेल को इंडिकेशन देता है कि भाई अब तुम्हारा लाइफ खत्म हो चुका है, तुम खत्म हो जाओ, मर जाओ। तो सेल जो है वो अपने आप ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं उसको, अपने आप ही बोलती है यार अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मेरा समय ख़त्म। बट अगर ये प्रोसेस जो है ये गड़बड़ हो जाए तो वो सेल की डेथ ही नहीं होती, वो सेल अपना प्रोड्यूस करती चली जाती है अपने, और सेल्स को डैमेज रहती जाती है। तो उसके कारण ये क्या, वो कचरा जनरेट होने लगा, गार्बेज जो है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है, और इसी तरह ये जो इकट्ठा होते वो कैंसर का फॉर्म ले लेता है। तो ये जो कैंसर सेल्स हैं हमारी बॉडी में, अब ये जो हैं ये ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं लेती, बल्कि शुगर यानी ग्लूकोज से एनर्जी लेना शुरू करती हैं, और अपने आप प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होता इनका। ये भूल जाती हैं कि इनको अब इनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिनमें इनको फंक्शन करना और अपने आप मर जाना है, वो भूल जाती हैं और हमेशा ही ज़िंदा रहती हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करती चली जाती हैं। तो डॉक्टर कोबायाशी जो है वो कहते हैं कि जो कैंसर है ये हमारे ह्यूमन बींग्स का ही बनाया हुआ है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ख़राब हो कोई बॉडी पार्ट में और लो टेम्परेचर हो, वहाँ की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, सैक्रिफाइस हो जाती हैं और वही कैंसर सेल्स का फॉर्म ले लेती हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए कभी भी कैंसर अगर आप देखोगे तो हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही वार्म होते हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई होता है और उनमें ऑक्सीजन कंटेंट भी बहुत हाई होता है। पर ऐसे जैसे जो पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं जिसमें सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रहा है, वहाँ जनरली ट्यूमर्स पाए जाते हैं। डॉक्टर कोबायाशी हैं वो अपने पेशेंट्स का माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डैमेज है वो रोकने की के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो जनरली दो चीज़ें करते हैं। एक तो कि जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा शरीर का तापमान है, उसको थोड़ा सा रेज़ करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा इमोशनल रिलीज़ वर्क, मेरे सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करना, इस पे वो पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। तो एक स्टडी हुई थी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की, उन्होंने एक 10 वीक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स लिया, और उस स्टडी के बाद देखा कि उनका जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस रिलीज़ मैनेजमेंट कोर्सेज भी काम कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना है, आप इतना पढ़ के ये सब सुन के स्ट्रेस में आ गए हैं, तो कोई चिंता नहीं है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज करिए, स्ट्रेस रिलीज़ करिए, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगी, WBC बढ़ेगी यानी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, नेचुरल किलर करके एक सेल होती है हमारी बॉडी की, वो एक इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। वो क्या करती है कि ये जो डैमेज सेल्स हैं घूमती रहती है और देखती है कि यहाँ पे ये डैमेज सेल है, ये ख़राब है, इसको मार देती है। तो ये जो सेल एक्टिविटी है ये भी बढ़ जाती है अगर आप स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं। ये भी एक स्टडी है, मेलानोमा मतलब स्किन कैंसर पेशेंट्स पे ये हुई थी। 6 वीक का कोर्स किया उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन पे, और उनकी ये नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी बढ़ गई। तो अभी तक हमने ये देखा कि स्ट्रेस और कैंसर का क्या रिलेशन है। अब आगे के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि फियर और कैंसर का क्या रिलेशन है, और हम एक रेडिकल रेमिशन सर्वाइवर की कहानी को डिटेल में सुनेंगे। तो अब ये हम नेक्स्ट ऑडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।